नमस्कार मित्रों, आयुर्वेदिक क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है पक्षाघात रोग, जिसे अमूमन हम सब लोग पैरालाइज के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि पक्षाघात रोग का कारण क्या है और क्यों होता है? ठीक। पक्षाघात प्रायः उन लोगों को होता है जो अपने विद्युत कारण से वायु विकृत हो जाती है और शरीर में अधिष्ठित होकर के शरीर के किसी एक भाग में या शरीर के संपूर्ण भाग में अधिष्ठित होकर शिराओं और स्नायुओं को जकड़ करके शरीर की क्रिया और उनको शिथिल कर देता, स्नायु को सुखा देता है, तो शरीर की चेतना, धातु चेतना शक्ति क्षीण हो जाती, जिससे मनुष्य को पैरालिसिस को हो जाता है। ये पैरालिसिस एक हिस्से का एकांगघात भी होता है, पक्षाघात पूरा अधोघात भी होता है और फेशियल पैरालिसिस केवल मुंह का भी होता है। इनके कई कारण हैं जी। और ये जो रोग है पक्षाघात, ये हमारे किन किन शरीर के भागों में अधिकतर होता है? मतलब किस चीज से ये ज्यादातर हमें ग्रसित करता है? पक्षाघात का असर अधिकतर शरीर के ऊर्ध्व भाग में, जैसे चेहरे पर, चेहरे का निचले वाला भाग, एक हाथ पैर, बाम भाग हो, बाम हाथ हो तो एक बाएं साइड का हो, या दाएं हाथ हो दाएं पैर हो, इस पे पूरा असर हिस्सा होता है। कई बार ऐसा होता है कि नाभि से नीचे के दोनों हाथ, दोनों पैर आश्रित है, तो इसको अधोगत पक्षाघात कहते हैं। और इस रोग में कई अन्य ऐसे भी केस होते हैं, जैसे पीठ है, कई एक्सीडेंटल से भी हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से अधोगत पक्षाघात ज़्यादातर देखा गया है, या गर्दन के चोट लगने से पक्षाघात हो जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे पास प्रश्न आया है कि किसी व्यक्ति ने हमसे इस प्रश्न पूछा है कि कौन सी वायु पक्षाघात रोग को विकृत करती है? इस पे जरा आप। आयुर्वेद में 5 प्रकार की वायु हैं, उनमें से प्राणवायु और अपान वायु ही दूषित इस रोग के कारण है। जब जिस रोगी को विबंध रहता है और शरीर में मल में से अपान वायु दूषित वायु होती है, तो वायु हमेशा ऊर्ध्वगत होती है, ऊपर आकर हृदय प्रदेश में आकर प्राणवायु को साथ लेते हुए मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क में जो मोटर वायु, जो संज्ञा वह नाड़ी और चेतना नाड़ी, इन दोनों को नुकसान पहुंचाती है, तो मनुष्य को तत्काल पक्षाघात हो जाता है। यह पक्षाघात कई बार धीरे धीरे होता है और कई बार ये एक साथ हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। जी। इसे आप थोड़ा सरल भाषा में, थोड़ा हमारे जो श्रोतागण हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको थोड़ी आप सरल भाषा में थोड़ा समझाने क्या प्रश्न? सरल भाषा में पक्षाघात होने के कारण ये है कि जो लोग निरंतर अधिकतर मदिरा पान पीते हैं जी, अधिकतर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उच्च ब्लड प्रेशर, रक्तदाब वो ज़्यादा है, हृदय के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, या किडनी के विकृत पुराने रोगी हैं, ये अपना खान पान को ठीक नहीं रखते, तो इनकी विकृति कारण से कई बार मस्तिष्क पर इसका दबाव पड़ता, सुषुम्ना कांड पर, और दबाव के कारण मस्तिष्क की जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो फट जाती हैं, तो जिसके कारण मस्तिष्क में खून जमा हो जाता है, और वो खून जमा होने से वहाँ पर एक विद्रद्धि बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, जिसे रसौली कह सकते हैं, या गुल्म हो जाता है। तो कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, तो इसकी शल्यकीय क्रिया करनी पड़ती है, चिकित्सा। उस समय डॉक्टरों से भी कोई अपराध हो, ऐसा हो सकता है गलती, कि शल्यकीय क्रिया से कुछ ऐसी छोटी बारीकी ऐसी शिरा धमनी होती है, वो कट जाने से मनुष्य को पैरालिसिस हो सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि इसकी चिकित्सा क्या है, और साथ में आप अपने जो आपके अनुभव हुए हैं, काफ़ी रोगी जिनको आपने सरलता पूर्वक ठीक किया है, तो आप अपना अनुभव भी हम पे बताएं। इसकी चिकित्सा में मुख्यतः सबसे पहले स्निग्ध स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना, क्योंकि बात जो है वो रूक्ष है, शीत है, उस रूक्ष है, शीत है, खर है, पिछिल है। इसके विपरीत में क्या है कि आपको स्निग्ध, स्निग्ध माने घी तेल को पिलाना चाहिए। जी।
ठंडे होने के लिए स्वेदन, शरीर को उष्ण रखना चाहिए। गर्म कपड़े पहने, रेशम के कपड़े पहने, ऊन के कपड़े पहने, बिस्तर आपको कोमल से कोमल बिस्तर होना चाहिए, क्योंकि जब पक्षाघात का रोगी होता है वो बेड पे बहुत लंबे समय तक, साल 2 साल 3 साल तक भी बिस्तर पर पड़े देखा गया है। वो अपने आप करवट नहीं बदलता, तो उसको व्रण पीछे रीढ़ की हड्डी में पीछे बेडसूल जिसे कहते हो सकता है, इसलिए वहाँ कोमल बिस्तर होना चाहिए। दूसरे में उसको नस्य देना चाहिए, नस्य दे करके सिरोधारा अभ्यंग वगैरह करना चाहिए। सरल भाषा ये है कि रोगी को शीघ्र सुपाच्य भोजन दें, रोगी को पुराने चावल को घी मिलाकर खाने को दें। अच्छा। स्निग्ध मानी इस भोजन, उसमें सेंधा नमक मिला दें। जी। और रोगी को उड़द की दाल के पकोड़े खिलाओ। पक्षाघात रोगी को उड़द की दाल या उड़द की दाल को चौंसी जो संस्कृत में शब्द आता है, तो उड़द की दाल को आप उसका महीन पाउडर बना दीजिए और उसको देसी घी की में डालकर चौंसी भून लीजिए। उसमें गर्म पानी डालकर, उसमें हींग वगैरह डालकर, लहसुन वगैरह डालकर, नमक मिर्च डालकर उसका सूप रोगी को पिलाए। अच्छा। शास्त्रों में यहाँ भी लिखा है कि जो लोग मांस भक्षी हैं तो उनको मांस का सूप पिलाना चाहिए, मूंग का सूप पिलाना चाहिए। पक्षाघात के रोगी को उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। जी। और जब दवाई की बारी आती है तो दवाई में क्या देना चाहिए कि सबसे पहले कठफल नस्य हो, जो कि चेतना को लाए, क्योंकि इसमें चेतना खत्म होती है। अक्सर ये देखा गया। अगर आदमी को आप सुई चुभाओ तो उसको महसूस नहीं होता है कोई चुभा रहा है, इसलिए मस्तिष्क का जो मोटर नर्व्स है और जो ज्ञानवाही संज्ञा व नाड़ी है, ये दोनों नाड़ियां डैमेज होती है, इसलिए उसको कठफल नस्य देना चाहिए। कठफल नस्य देने से मस्तिष्क में जो वायु है, जो प्राणवायु और अपान वायु मस्तिष्क में पहुंच गई है, वो नाक के द्वारा, हवा के द्वारा बाहर निकालने से शरीर में आराम मिलता है। 2, तीसरा कुमकुम नस्य देना चाहिए। कुमकुम नस्य या नागर नस्य। नागर नस्य माने कि सूंठ को दूध में घिस करके उसके 6-7 ड्रॉप इस नाक में, 6-7 इस दूसरे नाक में रोज देना, 5-7 दिन तक देना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा भी नहीं है तो रोगी को कुमकुम नस्य दो। कुमकुम नस्य केसर मूंगरा वाला, मूंगरा के केसर की 3 जातियां हैं, मूंगरा, लच्छी और गुच्छी। तो मूंगरा सर्वश्रेष्ठ केसर होता है। मूंगरा को दूध में घिस करके और घी, देसी घी में पका, दो घृत में पका करके उसका नस्य देना चाहिए। उसके अलावा यदि रोगी सिरोधारा कर सकता है तो खसखस का तेल है, मधुयष्टि तेल है, बादाम का तेल है। इन तेलों से 1 लीटर तेल से सिर पर इसके चमड़े की बेल्ट बनती है और इसके ऊपर से तेल को गर्म करके 1 लीटर सिर में डालें, तो इसको सिरोबस्ती कहते हैं। सिरोधारा भी इसी तरह से बनती है कि जैसे किसी डिब्बे में 1 लीटर तेल गरम करके उसके नीचे छेद करके बत्ती बना दी थी, और जिसके कारण से सिर में वो तेल मंडलाकार, जैसे हलवाई जलेबी बनाता है, ऐसे डिब्बे को घुमाकर करीब 40 मिनट तक सिर पे घुमाओ तो ये सिरोधारा कहलाता है। और सर्वांग अभ्यंग करना चाहिए, सारे शरीर में रोगी की मालिश करो। इसके अलावा एक और उपाय है कि षष्टिक शादी पिंड स्वेद, जो वेदों में, जो आयुर्वेद में लिखा है। षष्टिक शादी पिंड स्वेद का क्या मतलब? पुराने लाल चावल जो दक्षिण भारत में होते हैं या उत्तराखंड में कहीं पहाड़ों पर भी पुराने चावल लाल रंग के होते हैं, इसको षष्टिक शादी कहते हैं। इन चावलों को दूध में खीर की तरह पकाएं, लेकिन गाढ़ा बनाएं। जब ये उसमें बला क्वाथ बनाएं और 10 मूल क्वाथ डालें जो वायुनाशक है। 10 मूल बेल, गंबारी, अरनी, पाडल, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, इनके काढ़े में उस चावल को पकाएं और जब उसका पिंड बन जाए एक कपड़े में बांधकर रोगी को पूरे शरीर पर इसका अनानुलेपन करें। जब शरीर जकड़ जाए, बड़बड़ा हो जाए, तो इसको फिर गर्म पानी से स्नान करके उसको करना चाहिए। ये इसके साधारण उपाय हैं जो कि चिकित्सा रोज करनी चाहिए। अब दवाइयों की बात ही आ रही, तो दवाई में बृहद्वाद चिंतामणि रस 125 मिलीग्राम, रसराज रस 125 मिलीग्राम, औषगंध चूर्ण 1 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 1 ग्राम, कणामूल चूर्ण 1 ग्राम, इसको बराबर ले करके 1 मात्रा सवेरे 8 बजे और 1 मात्रा शाम की 4 बजे शहद से या गर्म पानी से ले।
सवेरे इससे पहले 6 बजे रोगी अगर उठता है या 6 बजे उठाना चाहिए तो राष्ट्रादि क्वाथ 20 ग्राम क्वाथ विधि से पकाएं या 10 मूल का क्वाथ 20 ग्राम क्वाथ विधि से पकाया हुआ जो है सवेरे 6 बजे शाम के 6 बजे इसको नित्य पिलाएं जी। भोजन के नाश्ते के बाद उसको महायोगराज गुगुल 2 गोली और त्रयोदशांग गुगुल 2 गोली 10 बजे और शाम की 6 बजे दे। रात को सोते समय महाबाद विध्वंसन 1 गोली, बाद गजांकुशस 1 गोली रात को सोते समय दें। अब इसी तरह से अथवा ये नहीं है तो आपको दूसरा उपाय बताता हूँ कि जैसे बातारी नवक गुगुल है, आपका त्रयोदशांग गुगुल है, कैसोर गुगुल है, सिंहनाथ गुगुल है, ऐसे जो भी गुगुल आपके पास है, राजद गुगुल है, जो इनकी 2-2 गोली सुबह शाम दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। 10 मूलारिष्ट आप भोजन के बाद 4 चम्मच 10 मूलारिष्ट या 4 चम्मच बलारिष्ट जो है या अश्वगंधारिष्ट जो है, ये तीनों दवाओं में से कोई भी आप है तो इसको भोजन के बाद पिलाना चाहिए। जी जी। अब डॉक्टर साहब इसमें पथ्य क्या है? इसमें पथ्य ये है कि रोगी को पक्षाघात में रोगी को पथ्य में तो मैं कुल्थी के दाल का ज़्यादा सूप बताता हूँ। कुल्थी इसमें लाभदायक है, उड़द की दाल इसमें लाभदायक है, पुराना चावल है, घी देसी घी इसमें चावल और चावल भात जिसे कहते हैं भात और देसी घी बना करके रोगी को खिलाए। या पेय पदार्थ में जैसे आटे का पेय, आटे को घी में खूब बनाए और दूध में मिलाकर उसको लपसी बनाकर रोगी को दे और रोगी को घी या टिंडा तोरी मूंग की दाल चपाती ऐसे खाने को दे। हलवा बनाएं देसी घी का जिसमें औषधि चूर्ण डाल सकते हैं। ऐसे घी का प्रयोग ज़्यादा स्निग्ध का प्रयोग करना चाहिए। घी में जैसे तिलवक गिर्त कहते हैं, तिल काले तिल को कूट करके घी में पकाकर या तिल को खाने को दे जी। तिल इसमें लाभदायक है, लहसुन लाभदायक है तो तिल का घी, लहसुन का घी, औषगंध घी, नीम का घी, तिक्त गिर्त ये लाभदायक है। तेल मालिश के लिए रोगी को नित्य मालिश करने के लिए महानारायण तेल, महाविष्कर्भ तेल, सेंधवादी तेल, सहस्रादि तेल, अश्वगंधादि तेल, इस तरह से जो भी तेल आपके पास वाता है ये सब लाभदायक है। यानी कि जिनकी तासीर गर्म है हाँ, वो पदार्थ रोगी को देने चाहिए। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो जानकारियां आपने हमारे साथ साझा करी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि बहुत से पक्षाघात रोगी या उनके प्रियजनों को ये जानकारी मिलके कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।